देखो बच्चों, हम इस क्लास में अब एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं जो आपने कैपिटल एंड रिवेन्यू टॉपिक को पढ़ा है। लेकिन ना मैं उससे पहले एक बात बता दूं, जो बात आपको मेन समझने की है। क्या होता है कि जब हम एक्सपेंडिचर वर्ड यूज़ करते हैं ना एक साइड, तो दूसरी साइड ना उसके अगेंस्ट इनकम वर्ड बोला जाता है। और जब हम बात करते हैं रिसिप्ट, तो दूसरी साइड पेमेंट वर्ड बोला जाता है। अब एक्सपेंडिचर के साथ, जैसे आपने अब कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला, तो आपकी कैपिटल इनकम और रिवेन्यू इनकम होनी चाहिए थी। जबकि यहाँ पे ये वर्ड बोल रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसिप्ट एंड रिवेन्यू रिसिप्ट, मतलब एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट रिसिप्ट की बात हो रही है। और ऐसा ही होना चाहिए था कि अगर आप रिसिप्ट की बात कर रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह कैपिटल पेमेंट या रिवेन्यू पेमेंट वर्ड होना चाहिए था। मतलब मैं आपको ऐसे बताऊं, अगर आप ये राइट में लिखा पढ़ें तो एक्सपेंडिचर के साथ इनकम का कॉम्बिनेशन बनता है और पेमेंट के साथ रिसिप्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन इस चैप्टर में ना एक्सपेंडिचर के साथ जो दूसरी साइड है कैपिटल एंड रिवेन्यू, वो इनकम की जगह पे रिसिप्ट लिख रखा है, मतलब रिसिप्ट के बारे में बात कर रखी है। इससे ना कई बार ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अगर आप डिटेल में जाएंगे टॉपिक के, जितना डिटेल में घुसेंगे ना उतनी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। आप ऊपर ऊपर से चीज़ों को समझते हैं ना तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं आती। जैसे मैं आपसे एक वर्ड बोलूँ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपका फिक्स्ड एसेट्स बेचने का काम परमानेंट नहीं है कि आप हर साल फिक्स्ड एसेट बेचते रहते हैं, मशीनरी खरीदते हैं बेच देते हैं। एक बार आपने मशीनरी खरीदी तो कई सालों तक उसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है ये आपके लिए है तो कैपिटल लॉस, ये कंफर्म है। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते, लॉस बोल सकते हैं, कैपिटल लॉस है। लेकिन बात ये है कि आप इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लॉस तो आपका कैपिटल लॉस है। इसलिए क्योंकि अगर आपके पास बिजनेस में कैपिटल प्रॉफिट पहले से पड़े हैं, जैसे कैपिटल रिजर्व जिसको बोलते हैं, तो वहां से चार्ज कर लेंगे। और अगर नहीं पड़े तो आपको लास्ट में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के पीएनएल में जाना ही पड़ेगा। पीएनएल आपको बता दूं एक लास्ट ऑप्शन होता है। जब आपके कोई भी खर्चे जो हैं, अगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो लास्ट में उसको पीएनएल में डालना पड़ता है। और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स का हमने लास्ट ऑप्शन की बात की है कि वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे मैं आपको बोलूं, आपने एक एसेट्स को बेचा था, वहां से आपको प्रॉफिट हुआ 50,000 का, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है। फिर आपने एक एसेट्स को बेचा, उसी साल ही 20,000 का कैपिटल लॉस हो गया उसके ऊपर, तो आप ऐसे बोलोगे ना नेट आपको 30,000 का फायदा हुआ। आपने उस कैपिटल प्रॉफिट से उस कैपिटल लॉस को चार्ज कर लिया। लेकिन अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन में कैपिटल प्रॉफिट है ही नहीं, तो आपका जो मान लो वो 20-30,000 का जो भी नुकसान हुआ है वो सारा का सारा, आप ये थोड़ा ना कि डेबिट बैलेंस है, लॉस है तो एसेट्स साइड में दिखा देंगे, क्योंकि एसेट्स का भी डेबिट होता है और लॉस का भी डेबिट होता है। ऐसा नहीं होगा। आप उसको एसेट्स में दिखाने की बजाय आप उसको पीएनएल में डेबिट कर देंगे। ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का ट्रीटमेंट क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसीलिए बोला गया है। क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल प्रॉफिट है तो वहां से चार्ज कर लो, नहीं है तो फिर तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के पीएनएल के डेबिट में जाना ही पड़ेगा। उसके बाद बात आती है अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पे बात हो रही है अमाउंट रिसीव्ड की, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे अमाउंट इनकम की बात नहीं हो रही, रिसीव्ड की। आपने एक फिक्स्ड एसेट जो थी वो 1,00,000 रुपए की कॉस्ट थी, उसकी लिख रखी थी बुक के अंदर, और उसको आपने 1,20,000 रुपये में बेच दिया। तो ये जो 20,000 का फायदा है उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। देखो ना कितनी तरीके से बात हो रही है। ऊपर जब बात कर रहे हैं बेचते टाइम हम लॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जबकि हम सेल कर रहे हैं तो हम, मतलब अगर हम बेनिफिट में जा रहे हैं तो अमाउंट रिसीव्ड की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब जब भी हम कोई भी एसेट्स बेचते हैं, हमें चाहे उसका प्रॉफिट हो, मान लो 1,00,000 रुपए की कॉस्ट वाली एसेट्स को हमने 1,20,000 रुपये में बेच दिया, आप क्या बोलोगे? 20,000 रुपये का आपको कैपिटल गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल गेन। लेकिन तो ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट होनी चाहिए। और जो इसका टोटल अमाउंट जो मिला है 1,20,000, वो भी कैपिटल रिसिप्ट ही है हमारे लिए, क्योंकि जब आपने ये एसेट्स खरीदी थी तब भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला था, तो वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट ही है। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव्ड जो होगा वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है, इसको पीएनएल में नहीं लिखेंगे। जबकि लॉस जो है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर आपके पास कैपिटल गेन पड़ा हुआ है या कैपिटल इनकम कोई पड़ी है, वहां से चार्ज कर लो, नहीं तो फिर पीएनएल में जाना ही पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं फायर इंश्योरेंस प्रीमियम की। मान लो आपका फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है आपने पे कर दिया, और कब से कब तक का पे किया? 1 जुलाई 16 से लेके 1 जुलाई 17 तक का आपने पे कर दिया, जैसे मैंने यहां पे बना रखा है। अब 1 जुलाई 16 से लेके 31 मार्च 17 तक का तो करंट ईयर आ रहा है,
जितना भी इस पीरियड का इंश्योरेंस प्रीमियम बनता है वो तो आपका पीएनएल में चला जाएगा, और बाकी 31 मार्च 17 से एक साथ 17 के बीच में जो 3 महीने बन रहे हैं ये आपका इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस को आप एसेट्स में दिखाएंगे और अगले साल पीएनएल से चार्ज करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको 3 महीने को एसेट्स में दिखा दिया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, वो आपका है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन अलग अलग पीरियड का होने के कारण उसको इस साल पीएनएल में चार्ज नहीं कर सकते, है ये टोटली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम उसको 1 साल के लिए डेफर कर देंगे, किसको? उस 3 महीने वाले प्रीपेड इंश्योरेंस को, जिसको हम प्रीपेड वर्ड बोलेंगे, और आपको पता ही है प्रीपेड इंश्योरेंस को आप एसेट्स में दिखाते हो। उसके बाद बात आती है शेयर और डिबेंचर को इश्यू करने के खर्चे। अब एक बात सोचें, आप शेयर इश्यू करते हैं, कंपनी के केस में आप 12th क्लास में तो पढ़ेंगे ही। जैसे क्या होता है, बिजनेस का मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है ना, वो तो प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप के केस में तो चलो सिंपल एंट्री हो जाती है, लेकिन कंपनी के केस में शेयर कैपिटल वर्ड यूज़ किया जाता है उसके लिए। अब मान लो बिजनेस का मालिक, मतलब जितने भी ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं और उन्होंने टोटल मिला के 5 लाख रुपए के हमने शेयर्स इश्यू करे थे, मतलब बिजनेस के पास 5 लाख रुपए आएंगे। वो 5 लाख लेने के लिए पता है कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उसके लिए हमें जेब से पैसे भी लगाने पड़ते हैं, अंडर राइटर्स को सेट करना पड़ता है कि हाँ आप हमारे शेयर्स बिकवाओ, उनको पैसे देने पड़ते हैं, उनको पैसे खिलाने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के खर्चे होते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करने के खर्चे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो जो खर्चे हुए हैं क्या वो हमारे परमानेंट नेचर के हैं क्या, या वो हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट है क्या? आप खुद सोचें। नहीं, वो हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट नहीं है, इसलिए वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। ये जो शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करने के खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो ना कि ये आप पीएनएल में नहीं डालोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये बात अपने माइंड से निकाल दे। ऊपर जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट था वो भी आपका क्या था, परमानेंट नेचर का थोड़ी ना था, वो आपके लिए कैपिटल लॉस था और ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको चार्ज करने का तो पीएनएल में तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पीएनएल में नहीं जाते, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं है कि फिक्स हो गया जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ बैलेंस शीट में ही शो होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, या तो कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है, या तो कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है, या फिर जो कैपिटल रिसिप्ट में हमें हेल्प करते हैं, कोई भी ऐसी कैपिटल रिसिप्ट लाने के लिए जो हमें हेल्प मिल रही है उसके लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले जाते हैं, और उसको उन्हीं कैपिटल रिसिप्ट से ही चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहे तो ये शेयर इश्यू एक्सपेंस या डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस ये सारे के सारे आपके किस में चले जाएंगे, पीएनएल के डेबिट में। हाँ, लेकिन अगर आपको शेयर इश्यू करने पे कुछ प्रॉफिट हुआ है, अब आप कहेंगे प्रॉफिट कहाँ से हो गया, यहीं आप 12th क्लास में होते तो आपको पता भी होता, शेयर इशू करने पे ना प्रीमियम भी मिलता है। अगर कंपनी की गुडविल ज़्यादा होती है ना तो कंपनी अपने, मान लो 100 रुपये का एक शेयर है, उसको 200 में बेचे, 300 में बेचे, वो कंपनी की गुडविल है, तो जितना भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो कैपिटल प्रॉफिट है ना, तो उस कैपिटल प्रॉफिट से इस कैपिटल लॉस को चार्ज किया जा सकता है, जिसको हम शेयर इशू एक्सपेंस या डिबेंचर इशू एक्सपेंस बोलते हैं। और बाकी हमारा वो ऐसे ही बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा जो बचा हुआ प्रॉफिट है। मतलब 100 रुपये के शेयर को अगर मैं 300 रुपये में इशू कर पा रहा हूँ तो 200 रुपये का हमें फ़ायदा है ना। ठीक है, तो बात ये है कि आपका शेयर इशू एक्सपेंस और डिबेंचर इशू एक्सपेंस आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लीगल फीस पे की हमने लॉयर को फॉर डिफेंडिंग ए सूट और क्लेमिंग द टाइटल ऑफ एसेट्स बिलोंगिंग टू प्लेंटिफ, मतलब एक कोई वो है, पर्सन है जिसने हमारे अगेंस्ट क्लेम किया है कि ये जो हमारी कोई एसेट्स है ना वो उसकी ओनरशिप में है, तो हम उसके अगेंस्ट हम उसको अब डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिफेंड करने से कोई एसेट्स थोड़ी ना क्रिएट हो रही है, ये हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कंपनसेशन टू डिस्चार्ज एम्प्लॉयज़। डिस्चार्ज हुआ है हमारा एम्प्लॉय, परमानेंट होते ही रहते हैं ये, तो कभी किसी को हटाना पड़ता है कि एम्प्लॉय को, कभी किसी को, तो हमें हटाया तो उसको कंपनसेशन देना पड़ा, जो कंपनसेशन देंगे मेरे ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट है, इसलिए ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस क्लेम मुझे मिला है 15,000 रुपये का, क्योंकि मेरे स्टॉक का लॉस हो गया था 25,000 का, तो 10,000 रुपये का लॉस मेरे ऑर्डिनरी बिजनेस का लॉस है, इसलिए ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद सब्सिडी रिसीव्ड हुई है गवर्नमेंट से, ये मेरे लिए बेनिफिट है और रिवेन्यू बेनिफिट है। रिवेन्यू किस लिए है, रिवेन्यू रिसिप्ट है क्योंकि जो मुझे ये बेनिफिट मिला इससे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी ना, जो मैं मान लो अब मैं कुछ प्रोड्यूस करूँगा, जो प्रोडक्शन के टाइम पे मेरा खर्चा कम हो जाएगा ना इससे, तो ये जो हमें सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट से ये मेरे लिए रिवेन्यू रिसिप्ट है। और कंपनसेशन रिसीव्ड हुई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से फॉर कंपल्सरी रिमूवल ऑफ बिजनेस टू अनदर प्लेस। पता है क्या है कि हमारा बिजनेस जिस जगह पे था ना वहाँ से हमारे बिजनेस को हटाया जा रहा है, कंपल्सरी है, गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए गवर्नमेंट ने हमें कुछ कंपनसेशन भी दिया है। तो इससे कोई नई एसेट्स थोड़ी ना क्रिएट हो रही है, बस ये है कि एक एसेट्स हमारी जो हमारा सिस्टम था एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर जा रहा है।
अब मान लो उसमें मुझे कुछ कंपनसेशन मिल रहा है तो मेरी वो रिवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि मेरे ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट है। इससे कोई एसेट थोड़ी ना नई क्रिएट हो रही है, सिर्फ एसेट शिफ्ट ही तो हो रही हैं, और शिफ्ट करने के जो खर्चे हैं वो मेरे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मान लो आप यहाँ से सामान लोडिंग करवा के वहाँ पे अनलोड करोगे, तो जितना भी आपके बिजनेस का खर्चा होगा वो सारा का सारा आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई नई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तो उससे आपको जो भी क्लेम भी मिलेगा, जो मान लो आपको कोई कंपनसेशन दे रहा है, तो वो भी आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट ही है। अब देख नेक्स्ट क्या रखा है कि 10 लाख हमने ना एक कंस्ट्रक्शन पे लगाए हैं, कोई बिल्डिंग पे रिक्रिएशन सेंटर है, उस रिक्रिएशन सेंटर के ऊपर 10 लाख लगाए, हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और गवर्नमेंट ने हमें इसके लिए 6 लाख रुपए हमें कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा भी दिया, जैसे ग्रांट बोल सकते हैं या सब्सिडी बोल सकते हैं। तो जो हमें वो पैसा मिला वो 6 लाख रुपए हमारी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कुछ भी पैसा मिल रहा है वो कैपिटल रिसिप्ट है, और सेम बात है कैपिटल रिसिप्ट के लिए कुछ खर्चा करना पड़ रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस की बात थी, मुझे कैपिटल रिसिप्ट क्या होनी थी, शेयर्स मिलने थे, शेयर्स का पैसा मिलना था, उसके लिए मुझे जेब से खर्चा करना पड़ा ना, तो वो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। और यहाँ पे मैंने पहले खर्चा किया और उस खर्चे की पूर्ति करने के लिए थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने हमें पैसा दे दिया, तो वो मेरे लिए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है।